ठीक है विद्यार्थियों, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा जो एक बड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, व्हाई डज सोप डज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। ये हैंड वाटर लिखा है, एक्चुअली ये हार्ड वाटर होगा। तो ठीक है, सोप कैसे काम करता है उसको हम जल्दी जल्दी देखते हैं और फिर हम समझेंगे कि वो क्यों आखिर हार्ड वाटर में काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो मैं ऐसे लाइन बना रहा हूँ, इसको आप प्लीज इसको आप हेडिंग्स डाल लेंगे। ठीक है, ये हमारी सब पूरी हेडिंग है। ठीक है, और इसको मैं एक अलग कलर से इसको कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके, अभी 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, तो उसी हिसाब से जो है इसमें आंसर भी हमारा बड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, तो इसमें हमें आंसर थोड़ा सा डिटेल में समझाना होगा। ठीक है, तो सोप आखिर कैसे काम करता है, यहाँ पे आपके पास पूरा इसका आंसर लिखा हुआ है। मैं बहुत शॉर्ट में अपने स्टाइल में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, तो आप देखेंगे कि हमारा सोप फंक्शन कैसे करता है। तो समझ लीजिए कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले समझ लीजिए कि हमारा जो सबसे पहले समझ लीजिए कि हमारे पास जो कपड़ा होता है, हम एक नया का यहाँ पे हम ओपन करते हैं एक शीट, वहां पे आपको समझाते हैं। ठीक है, हमारे पास जो कपड़ा है, ठीक है, वो कपड़े में जो ऑयल का पार्टिकल है, ठीक है, ऑयल का पार्टिकल है वो कंप्लीटली हाइड्रोकार्बन है। ठीक है ना, जो ऑयल का पार्टिकल है वो किसका बना है, हाइड्रोजन और कार्बन का बना हुआ है। ठीक है, जो ऑयल पार्टिकल है, सोप का यूज होता है ऑयल पार्टिकल को निकालने के लिए। तो सोप ऑयल पार्टिकल को पहले आप समझ लीजिए कि ऑयल पार्टिकल क्या है। तो ऑयल पार्टिकल इज कंप्लीटली अ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ एक सब्सटेंस है हमारा ऑयल का पार्टिकल। क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, इसीलिए पानी का इस पे कोई असर नहीं पड़ता। पानी का असर क्यों नहीं पड़ता? पानी पोलर होता है, पानी में ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसा होता है ना पानी, आप देखेंगे तो पानी कैसा होता है, ये ओ अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ओ पे माइनस आता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो पानी एक पोलर सब्सटेंस है, पोलर सॉल्वेंट है। वो केवल उसी चीज के साथ इंटरेक्ट करता है जिसपे कोई चार्ज होता है। जिसपे कोई चार्ज होगा उसी के साथ पानी इंटरेक्ट करेगा। क्योंकि पानी में खुद चार्ज होते हैं, उसमें पोल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स होते हैं, तो वो उसी को अट्रैक्ट करता है, उसी के साथ इंटरेक्ट करता है, उसी के साथ मिलता है, उसी के साथ जुड़ता है जिसमें कोई चार्ज होता है। अब ये जो ऑयल है ये किससे बना है, हाइड्रोकार्बन से बना है, पूरा का पूरा किससे बना हुआ है, हाइड्रोकार्बन से बना है। और हाइड्रोकार्बन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। हाइड्रोकार्बन ऑलमोस्ट न्यूट्रल होते हैं, जिनमें ऐसे सब्सटेंस जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं वो हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब इस पे कोई चार्ज नहीं है, वाटर पे चार्ज है, तो वाटर इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं रखता। तो वाटर इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं रखता। अब आप कितना भी वाटर घिस लो ऑयल के ऊपर, ऑयल नहीं निकलेगा, क्योंकि वाटर पोलर है, ऑयल पे कोई चार्ज ही नहीं है, ऑयल ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। तो वाटर का ऑयल के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, तो वाटर कैसे उस पर काम करेगा? एक सेकेंड, थोड़ा सा कॉल आ रही है। ओके, ठीक है, तो वाटर का कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए वाटर से आपका ऑयल नहीं निकल सकता है। तो हमें क्या डालना पड़ता है, हमें सोप डालना पड़ता है, हमें डिटर्जेंट डालना पड़ता है। तो सोप समझ लेते हैं कि सोप है क्या। सोप क्या है उसको समझते हैं। सोप क्या होता है, सोप में एक लॉन्ग चेन होती है कार्बन की, और उसके एक एंड में होता है CO- Na+। ठीक है, तो एक लॉन्ग चेन कार्बन की होगी, एक लंबी चेन कार्बन की होगी, और उसके एक छोर में क्या होगा, COO- Na+ होगा। ये सोप का फॉर्मूला होता है। ठीक है,
लगभग 17 कार्बन होते हैं। अभी मैं नोट्स जब लिखाऊंगा तो वहां आपको फॉर्मूला भी मिल जाएगा। अब ये लॉन्ग चेन जो कार्बन की होती है, ये लॉन्ग चेन जो कार्बन की होती है, ये पूरी की पूरी कार्बन से बनी है, हाइड्रोजन से बनी है। इसका मतलब ये लॉन्ग चेन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ये लॉन्ग चेन क्या है? सोप की हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन यानी कि पानी को पसंद नहीं करेगी। ये पानी को पसंद करेगी? नहीं करेगी। तो ये पानी को पसंद नहीं करती, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक कहते हैं इसको। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो जो सोप है उसमें एक लंबी कार्बन की चेन है जिसको टेल कहा जाता है, और वो पूरी की पूरी हाइड्रोजन और कार्बन से बनी है, इसलिए उसको हाइड्रोकार्बन पार्ट भी कहते हैं। और क्योंकि वो हाइड्रोजन और कार्बन से बनी है, इसीलिए वो पानी को पसंद नहीं करती है, इसलिए उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक। ठीक है। और ये जो हेड वाला पार्ट होता है ये आयनिक होता है। सोप का जो जिस जहां पर CO माइनस Na प्लस होता है इसको आयनिक कहा जाता है। हेड वाला पार्ट कैसा होता है? आयनिक होता है। ठीक है। और इसी वजह हेड वाला पार्ट कैसा होता है? आयनिक होता है। ठीक है। और आयनिक होने की वजह से इसमें चार्ज है, और चार्ज होने की वजह से ये पानी के साथ इसका इंटरेक्शन होता है, इसका अच्छा इंटरेक्शन होता है, पानी को ये पसंद करता है। इसीलिए इसको कहते हैं हम हाइड्रोफिलिक। पानी को पसंद करता है, इसको बोलेंगे भैया हाइड्रो मतलब पानी, और फिलिक मतलब पसंद करना। ठीक है। तो ये पानी को पसंद करता है, तो ये हो गया हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रोफिलिक। अब क्या करेंगे? ये सोप को कहां डालना है? अब ये सोप को जैसे ही आप पानी के अंदर डालेंगे तो ये सोप जो है पानी में जाके इस प्रकार से अपने आयंस में टूट जाएगा। ये CO- अलग हो जाएगा, Na+ अलग हो जाएगा। तो ये सोप जैसे ही पानी में उतरेगा, ये सोप पानी में जाने के बाद इसका जो टेल वाला पार्ट है वो मतलब Na+ अलग हो जाएगा और CO- अलग हो जाएगा। अब ये जो टेल वाला पार्ट है, ये टेल वाला पार्ट क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। ये टेल वाला पार्ट किससे बना है? हाइड्रोजन कार्बन से बना, हाइड्रोकार्बन है। पानी को पसंद नहीं करता है, लेकिन ये ऑयल को पसंद करता है। क्यों? क्योंकि ऑयल भी तो हाइड्रोकार्बन है। तो भाई भाई एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो सोप का तेल वाला पार्ट हाइड्रोकार्बन होता है, ऑयल भी हाइड्रोकार्बन होता है। इसीलिए सोप का तेल वाला पार्ट क्या है? ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होता है, और ये तीर की तरह जाता है, और ये इस प्रकार से ऑयल में जाके चिपक जाता है। ऐसे करके बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल इस प्रकार से ऑयल में जाके टेल वाले पार्ट की तरफ से क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो और इस प्रकार से हमें ये एक इस तरह से अरेंजमेंट मिलता है। ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर दूं। ओके। तो ये जिस कंसंट्रेशन पे होगा ऐसा, इसको अब क्या कहते हैं? इसको मिसल कहते हैं। ये सारे के सारे जो सोप के पार्टिकल हैं वो ऑयल के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है। ऑयल के चारों तरफ ये सारे के सारे सोप पार्टिकल क्या हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। और ये जो संरचना बनती है, ये जो संरचना बनती है, इस संरचना को मिसेल कहते हैं, मिसेल। और मिसेल जिस थोड़ा सोप डालोगे तो नहीं बनेगा, थोड़ा एक आध सोप का मॉलिक्यूल डाला तो नहीं बनेगा, बहुत सारे सोप चाहिए ना, बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल चाहिए, तब जाके वो तीर की तरह आएंगे ऐसे, और तब तब जाके ये ऐसा एक एग्रीगेट बनाएंगे, तब जाके ये एक ऐसा एक क्लस्टर बनाएंगे। तो ये सोप मिसेल बनाए, इसके लिए हमें एक कंसंट्रेशन चाहिए होता है, जिसको क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन है। और जिस टेम्परेचर पे मिसेल का फॉर्मेशन होता है, भाई हर टेम्परेचर पे सोप काम नहीं करता, कुछ खास टेम्परेचर पे ही मिसल बनता है। तो जिस टेम्परेचर पे मिसल का फॉर्मेशन होगा उसको क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि भैया सोप जब पानी में उतरता है तो उसका Na+ अलग हो गया, और CO- और टेल अलग हो गई, ऐसे घूम रही है पानी के अंदर। अब जब ठीक ठाक संख्या में ये आ गए तो टेल वाला पार्ट क्या होगा? किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? वो ऑयल की पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होगा, ग्रीस की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ऑयल भी तो हाइड्रोकार्बन है, वो टेल वाले को पार्ट को पसंद करेगी। और इस तरीके से सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे? इस तरह से वो कहाँ आ जाएंगे? वो आ जाएंगे हमारे ऑयल पार्टिकल पे चिपक जाएंगे, और धीरे धीरे एक एक स्ट्रक्चर बनता है, एक ऐसी संरचना बनती है, इसको मिसेल कहा जाता है। मिसेल सोप के जिस कंसंट्रेशन पे बनेगा उसको क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कहेंगे। और जिस टेम्परेचर पे मिसल का फॉर्मेशन होता है, या जो टेम्परेचर उसके लिए चाहिए होता है, उसको क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं।
अब क्या होगा, अब कैसे काम करेगा, अब आपने ये पानी है, अब पानी किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, चार्ज की तरफ। तो ये जो CO नेगेटिव है ना, इसकी तरफ पानी अट्रैक्ट होगा। पानी में हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पानी इस CO नेगेटिव की तरफ हाइड्रोजन की तरफ से अट्रैक्ट होता है। अब आप पानी को हिलाओगे तो CO माइनस हिलेगा, CO माइनस हिलेगा तो पूंछ हिलेगी, पूंछ हिलेगी तो वो जो ऑयल का पार्टिकल वो उखड़ेगा, उखड़ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और फिर चारों तरफ हमारे सोप के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ये ऑयल ऐसे बीच में आ जाएगा और इसके चारों तरफ हमारे सोप के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, जिसको सच में कहा जाता है मिसेल। मिसेल का फॉर्मेशन बहुत बढ़िया तरीके से अपने चरम पर हो जाएगा, ऐसे करके CO माइनस, CO माइनस, CO माइनस, CO माइनस, ये मिसेल बॉडी बनेगी और ये रोल करती हुई बाहर आ जाएगी, और हमारा जो ऑयल का पार्टिकल है वो हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इस तरह से सोप काम करता है, ठीक है। तो अब हमने इसको देख लिया, अब हम इसको यहां देखेंगे तो इसमें सब लिखा हुआ है आंसर। आप आंसर नोट कर लीजिए, आपका आंसर क्या लिखा है, देखो आपका आंसर लिखा हुआ है, सोप इज द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड किसको कहते हैं, ऐसे लंबी चेन होगी इसमें COH होता है, इसको फैटी एसिड कहते हैं। ठीक है, लंबी कार्बन की चेन और COH होगा तो फैटी एसिड होगा। इस H की जगह पे Na आ जाएगा तो ये सॉल्ट बन जाएगा। तो ये फैटी एसिड का सोडियम सॉल्ट होता है हमारा सोप। ठीक है, सोप का टेल पार्ट कैसा होता है सब लिखा है, जो मैंने समझाया वो लिखा है। हाइड्रो टेल पार्ट कैसा होता है, सोप का टेल पार्ट कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, और उसका हेड पार्ट कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, ठीक है, अब देख लिखते रहना, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये जब मैकेनिज्म में क्या है भैया, नॉर्मल वाटर डोंट रिमूव, कांट रिमूव द ऑयल डस्ट बिकॉज द वाटर इज पोलर while oil or grease is non-polar, so soap help in interacting with both oil and water. When soap is added to the dirt cloth, hydrophobic tail penetrate the grease oil, जैसा बताया मैंने। जब सोप को डाला जाता है तो उसका जो टेल वाला पार्ट है वो ग्रीस की तरफ अट्रैक्ट होता है, ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो हाइड्रोफिलिक है वो पानी के साथ रहता है, पानी के साथ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सोप मॉलिक्यूल अरेंज अराउंड द ग्रीस ड्रॉपलेट इन सच ए वे दैट अ टेल इम्बैक्ड इन द ग्रीस, टेल जो है वो ऑयल में घुसी रहेगी, और हेड कहाँ रहेगा, वो सब पानी के साथ रहेगा। इस स्पेरिकल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। ठीक है, तो ये मिसेल बन गया, ये मैंने आपको समझा दिया था ना मिसेल के बारे में। फिर क्या होगा, मिसेल ब्रेक इनटू ए लार्ज ग्रीस पार्टिकल इनटू स्मॉलर ऑयल ड्रॉपलेट, फिर ये सब अलग हो जाता है, ये हमने समझ लिया है। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। अब सोप जो है, मिसल मतलब क्या करता है, ऑयल पार्टिकल को छोटे टुकड़ों में बांट देता है, इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। उसके ऊपर हम नहीं आ रहे, मतलब मिसल क्या करेगा, ये जो मिसल बन रहा है तो ये ऑयल पार्टिकल को छोटे टुकड़ों में बांट देगा, फिर छोटे छोटे ऑयल के टुकड़े बनेंगे और उसके चारों तरफ सोप का पार्टिकल रहेगा। ठीक है, इस तरह से ब्रेक होके ऑयल का पानी में प्रेजेंट होना, इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ये वाला पॉइंट को ऐसे भी लिख समझ सकते हैं। अब सोप जो है वो हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करता है, हार्ड वाटर किसको बोलते हैं, हार्ड वाटर बोलते हैं अगर पानी में क्या होगा, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन बहुत होगा तो उसको हार्ड वाटर कहते हैं। ये बहुत ध्यान समझना, अगर किसी पानी में कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है, उनका सॉल्ट प्रेजेंट है, तो वो आपका सोप, वो आपका पानी कैसा कहलाता है, हार्ड वाटर कहलाता है। हार्ड वाटर सोप के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता, या ये समझ लो कि हार्ड वाटर सोप में काम नहीं, हार्ड वाटर में सोप काम नहीं करता, ऐसा समझ लो। हार्ड वाटर में सोप वर्क नहीं करता है, वो लेदर नहीं बनाता है। ठीक है, हार्ड वाटर में साबुन काम नहीं करता है, वो झाग नहीं बनाता, लेदर नहीं बनाता है। ठीक है, तो कोई पूछेगा हार्ड वाटर क्या है, हार्ड वाटर ऐसे पानी को कहते हैं जिसमें साबुन काम ना करे, जिसमें साबुन झाग ना बनाए। हार्ड वाटर होने के लिए क्या जरूरी है, हार्ड वाटर होने के लिए पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट या उसकी इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। अब अगर हार्ड वाटर है तो साबुन क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये साबुन का सूत्र हो गया, ठीक है, आर क्या है, लंबी कार्बन की चेन है, और ये हेड पार्ट है। ये साबुन का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला देखना, ये लंबी कार्बन की, आर मतलब लंबी कार्बन की चेन, और ये CO माइनस Na प्लस है। तो जैसे ये कैल्शियम आयन के साथ रिएक्शन करता है तो ये कैल्शियम आयन Na प्लस को हटा देता है उसकी जगह से, और ये ऐसे बन जाता है COO माइनस Ca2 प्लस, क्योंकि दो प्लस है इसलिए दो माइनस चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है, और ये दो Na प्लस अलग हो गए, और ये जो हमारे पास बनता है
ये जो हमारा कैल्शियम का सॉल्ट बनता है इसको हम कैल्शियम सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम भी बनेगा। ये जो कैल्शियम सॉल्ट बनेगा तो ये कैल्शियम सॉल्ट पपड़ी बना देता है। क्या बना देता है? ये एक इनसॉल्युबल होता है, ये घुलता नहीं है पानी में। ये कैल्शियम सॉल्ट जो है वो घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल होता है। और ये एक पपड़ी टाइप की बनाता है जिसको सोप स्कम कहते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि हार्ड वाटर में सोप कैसी रिएक्शन देता है। तो हार्ड वाटर में सोप कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट में बदल जाता है और ये पपड़ी के रूप में जम जाते हैं। इसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सोप स्कम कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। तो अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उस पर देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जल्दी जल्दी चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, डिस्कस द प्रिपरेशन। हमें प्रिपरेशन को, एन एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की प्रिपरेशन, उसका स्ट्रक्चर को हमें डिस्कस करना है। तो चलिए उसके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को हम समझ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, आंसर 2 है, लॉन्ग आंसर टाइप में। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या होता है? देखो, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम एक मेटल है और ये हमारे पास उसमें 4 ऑक्सीजन उसके साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑस्मियम जो है हर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे करके डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन खींचेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस ऑस्मियम पे कितना आएगा? +1। फिर ये खींचेगा तो +2, फिर ये खींचेगा तो +3, +4, +5, +6, +7, +8। तो यहाँ पे ऑस्मियम जो है वो कौन सी स्टेट में होता है? यहाँ पे ऑस्मियम +8 स्टेट में होता है। और इतनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी मेटल में नहीं होती है, बहुत ही हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ये। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है? टेट्राहेड्रल का मतलब ऑस्मियम बीच में होगा, एक डबल बॉन्ड ओ ऐसे होगा, एक डबल बॉन्ड ओ ऐसे, एक डबल बॉन्ड ओ ऐसे, एक डबल बॉन्ड ओ ऐसे। ये टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय संरचना है। हो सकता है कि मेरी, मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे देख लीजिए आप। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है? अच्छे से नोट करना है। ये आपकी हेडिंग चली जाएगी, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ये देखिए, ये हेडिंग आ गई आपकी, इसको रेड कर लेते हैं। तो ये आपकी हेडिंग आ गई। ठीक है, और स्ट्रक्चरल फीचर्स भी हम नोट कर लेंगे इसके। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो क्या क्या है इसके बाद? फॉर्मूला है, टेट्राहेड्रल है। ये कैसा है? ये एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, आयनिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑस्मियम पे और ऑक्साइड आयन और ऑस्मियम आयन अलग अलग हो। ये पूरा एक कोवलेंट कंपाउंड होता है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। हर एक ऑक्सीजन एटम क्या बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है ऑस्मियम के साथ। ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp3। टेट्राहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। और 109 डिग्री 5 मिनट का एंगल होता है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का कलर देख लीजिए आप, येलो भी हो सकता है। और ये वॉलेटाइल सॉलिड होता है, यानी कि एकदम भाप बन के उड़ जाता है। बहुत ही जहरीला होता है, बहुत ही जहरीला होता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। और एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक बहुत ही अच्छा क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरे में ऑक्सीजन ऐड करता है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन ऐड करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। इसका हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया यूज होता है। अब इसका प्रिपरेशन कैसे है? इसका प्रिपरेशन भी जल्दी जल्दी आप नोट बनाते जाइए, इसका प्रिपरेशन कैसे है। तो ये हेडिंग आ गई, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में इसको हम डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं? ऑस्मियम मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, यानी कि ऑस्मियम मेटल का ऑक्सीडेशन करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, आप ले लो ऑस्मियम मेटल और उसकी ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन कर लो, हाई टेम्परेचर पे गर्म करो उसको, तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड बन जाता है। ये इसका इंडस्ट्रियल मेथड है, ऐसे ही इंडस्ट्री में इसको बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा और कौन सा मेथड है? ऑस्मियम का ऑक्साइड ले लो, HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन करो। ठीक है, ऑस्मियम का ऑक्साइड लो, ऑस्मियम ऑस्मियम का जो ऑक्साइड होता है OSO2 जो है हमारा, उसको ले लो, या ऑस्मियम क्लोराइड ले लीजिए। ठीक है, और इसको किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 डाल दो, HNO3 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में चेंज कर देगा और अपना खुद रिड्यूस हो जाएगा NO2 में। ठीक है, ये रिएक्शन को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या है? ये अगली हेडिंग आएगी। एप्लीकेशन क्या है भैया इसके? इसके एप्लीकेशंस क्या है? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के क्या एप्लीकेशन है? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो मुझे लगता है वो ये है कि अगर आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लेते हैं और किसी एल्कीन में आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डालते हैं, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अच्छे समझिएगा इसको। अगर आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लेते हैं
और किसी एल्कीन में अगर आप इसको डालते हैं, ठीक है, ये एल्कीन है, इसमें आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डाल दीजिए और हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, तो भैया यहाँ पे दो OH जुड़ जाएंगे इसके। एक OH यहाँ जुड़ेगा और एक OH बगल में, पाई बॉन्ड खत्म कर देना है, पाई बॉन्ड खत्म कर देना है, और एक OH यहाँ जोड़ना है, एक OH यहाँ जोड़ना है। इसको कहते हैं हम हाइड्रो ऑक्सीलेशन। ठीक है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, OH ग्रुप का जुड़ना हाइड्रो ऑक्सीलेशन कहलाता है। और कितने OH ग्रुप जुड़ रहे हैं? दो। तो इसीलिए इसको कहते हैं डाई हाइड्रो ऑक्सीलेशन। तो ये मतलब बहुत ही बढ़िया है। अगर आप एल्कीन में पाई बॉन्ड को खत्म करके दोनों कार्बन के साथ दो OH जोड़ना चाहते हैं तो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का प्रयोग करें। ठीक है, तो दो OH यहाँ पे जोड़ देगा, और दोनों OH एक ही साइड से जोड़ेगा तो उसको कहते हैं सिन एडिशन। ठीक है, दोनों OH एक ही साइड से अगर जोड़ रहे हैं तो उसको सिन एडिशन कहते हैं। तो ये कैसा एडिशन कराता है? ये कैसा एडिशन कराता है? ये सिन, थोड़ा जल्दी करते हैं, सिन एडिशन कराता है। ठीक है, और कैसा, क्या, कौन सा, क्या बनाता है ये एक ऐसा कंपाउंड बनाता है एल्कीन से जहां दो OH बिल्कुल 1-2 पोजीशन पे है। अगर एक OH यहाँ है तो एक OH दूसरे बगल में होगा। इसको विसिनल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? विसिनल डायल्स कहते हैं। विसिनल मतलब अगर एक कार्बन पे कोई ग्रुप जुड़ा है, उसके बगल वाले कार्बन पे वही ग्रुप जुड़ा है, तो उसको विसिनल कहा जाता है। और जैम डायल मतलब एक ही कार्बन से अगर दो OH जोड़ देंगे ना तो जैम बोलते हैं। और विसिनल कब बोलते हैं? अगर एडजेसेंट पोजीशन पे है, यहाँ पे 1-2 पोजीशन पे विसिनल बोलते हैं। तो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड डालो, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करो, तो पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, दोनों कार्बन पे 1-2 पोजीशन पे हमारा OH जुड़ जाएगा। इसको डाई हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें OH एक साइड से जुड़ते हैं ना, कि ऐसे नहीं जुड़ते एक यहाँ से जुड़ रहा है एक नीचे जुड़ रहा है, ऐसा नहीं। इसमें दोनों OH एक ही साइड से जुड़ते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सिन एडिशन कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब अगला इसका एप्लीकेशन जो है वो ये है, ये कैटलिस्ट की तरह इसका यूज करते हैं, ये भी आप याद रखना है। ठीक है, इसको हम कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा इसको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम यूज करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जहां पर इसका यूज किया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हमने ऐसे करके नोट करना है। आप वीडियो को पॉज करके इन आंसर को अच्छे से नोट बना लीजिए। ठीक है, ओके। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, उसको समझ। ओके, अब हम देखेंगे, अब हम आखिरी क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं जो इस पेपर में है। ठीक है, कि हमें देखना है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शी अमीन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शी अमीन को कैसे अलग कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे हम जाते हैं, इसको कैसे करेंगे इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आंसर लिखा हुआ है लेकिन मैं अभी, आप यहाँ से आंसर नोट कर लेंगे। ये आपका, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, और मैं इसकी हेडिंग्स को यहाँ पे वो कर देता हूँ, आप हेडिंग्स को नोट कर लेंगे। तो मतलब इसके आप नोट्स बनाएंगे तो ये आपकी हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये आ जाएगा हाइजेनबर्ग। फिर ये प्राइमरी अमीन कैसे अलग होता है, फिर सेकेंडरी अमीन कहाँ गया, सेकेंडरी अमीन कैसे अलग होता है वो लिखा हुआ है मैंने, इसको नोट बना लेंगे, मैं समझा रहा हूँ अभी आपको। और ये टर्शी अमीन कैसे अलग होता है हेंसबर्ग टेस्ट में, वो मैं आपको पूरा डिटेल में अभी समझाने वाला हूँ। आप नोट बना लीजिए। ठीक है, आप ये वाले नोट्स बना लीजिए। अमीन्स कैन बी आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश बाय द फॉलोइंग मेथड। ठीक है, अब मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा कौन सा मेथड आपने यूज करना है। हिंसबर्ग, हिंसबर्ग में ये डालते हैं हम, ये करते हैं। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन क्या है, प्राइमरी अमीन के लिए ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, ये सब नोट कीजिएगा आप। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ इसको पूरा डिटेल में। तो अगर आप नोट कर लेंगे अच्छे से, आप नोट बना लीजिए इसके। ठीक है, अच्छे से नोट बना लीजिए, फिर मैं आपको डिटेल में इसको समझाऊंगा। फिर हम डिटेल में समझने वाले हैं, आप अच्छे से पूरे के नोट्स बना लीजिए। ये आपका आंसर हो गया उसका। ठीक है, ये नोट्स बना लिया ना आपने, फिर से नोट्स बना लीजिए, यहाँ से हेडिंग स्टार्ट कीजिए। रेड में जो है वो हेडिंग आ जाएगा, और येलो में जो है वो उसके हेडिंग्स के अंदर नोट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेके आप इसके नोट्स बना लीजिए। ओके, चलते हैं, हम क्या बात कर रहे हैं। हम क्वेश्चन है हमारे पास कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शी अमीन को आप कैसे लैब में, आप कैसे डिफरेंस करेंगे इनके बीच में। ठीक है, अगर केवल मेरे से कहता कि प्राइमरी अमीन को, प्राइमरी अमीन को आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो एक आंसर है उसका, वो है कार्बाइलमाइन टेस्ट। तो प्राइमरी अमीन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है बस सिंपल कार्बाइलमाइन टेस्ट लिखना है। लेकिन अब अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शी को, तीनों को ही अलग अलग हमें डिस्टिंग्विश करना है,
तीनों को ही लैब में मुझे एक टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी एमीन दे दिया, एक टेस्ट ट्यूब में सेकेंडरी एमीन दे दिया, एक टेस्ट ट्यूब में टर्शियरी एमीन दे दिया। तो इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको अभी हम समझने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए आप सबसे पहले तो ये याद रखो कि यार ये अमीन्स किसको बोलते हैं। ठीक है, अमीन किसको बोलते हैं ये आप याद करिए। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर खिसका लूं, ऐसा तो नहीं कि मैं आ रहा हूं इसमें। ठीक है, तो इसमें अमीन बोलते किसको हैं? अमीन बोलते हैं, अमोनिया है ना हमारे पास, अमोनिया है ना, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। ठीक है, NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है। इस अमोनिया में H को हटा के कार्बन की चेन अगर आप ले आते हो, अमोनिया में H को हटा के अगर आप कार्बन की चेन ले आते हो, तो उसी सब्सटेंस को हम कहते हैं अमीन। यानी कि एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया इज नोन एज एमीन्स। ठीक है, तो अमोनिया में H को हटा दीजिए और H की जगह पे कार्बन की चेन ले आइए, इसी को क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। अब एक H को हटा के एक कार्बन की चेन आएगी तो प्राइमरी एमीन। अगर दोनों दो H को, जैसे तीन H होते हैं ना यहाँ पे, तीन H में से दो H को हटा के कार्बन की चेन आ गई तो सेकेंडरी एमीन। और तीनों ही H अगर हमने हटा दिए और कार्बन की चेन लेके आ गए हम, तो टर्शी एमीन। तो मुझे लगता है आप एमीन समझ गए होंगे। अब अगर आपको एमीन्स को केमिकली डिस्टिंग्यूश करना है, इफ यू वांट टू डिस्टिंग्यूश एमीन in laboratory, तो which method you will use? The method which we can use to distinguish primary, secondary and tertiary amine is हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंसबर्ग टेस्ट का यूज करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शी अमीन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या यूज करेंगे भैया? हम यूज करेंगे हिंसबर्ग टेस्ट। फटाफट समझते हैं हिंसबर्ग क्या होता है। हिंसबर्ग का हीरो कौन है? क्या रिएजेंट है हिंसबर्ग में? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, याद करो, बेंजीन है हमारे पास, बेंजीन है, बेंजीन है हमारे पास, और सल्फोनाइल यानी कि, सल्फोनाइल यानी कि SO2, सल्फोनाइल हो गया और क्लोराइड हो गया। फिर से बोलेंगे, बेंजीन है, सल्फोनाइल क्लोराइड, ये बस इसको याद करना है, यही है, यही है हिंसबर्ग रिएजेंट। इसी को हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। कभी कभी डायरेक्ट भी पूछता है हिंसबर्ग रिएजेंट बताओ, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यूज करेंगे। प्राइमरी एमिन में डालो, कुछ नहीं होगा, ये H2O बाहर हो जाएगा, ये सॉरी HCl बाहर हो जाएगा। ये लो, ये HCl बाहर हो गया। अब क्या बचा? R, ये R है, ये NH है, ये NH है, फिर क्या बचेगा? SO2, ये SO2 है, फिर क्या बचा? बेंजीन। तो ये बन गया। ठीक है, समझ गए ना? इसका नाम कैसे देंगे? इसमें N के साथ क्या जुड़ा है? अल्काइल ग्रुप, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है। तो N, अगर CH3 बोलोगे तो मिथाइल बोलना है, अगर C2H5 होगा तो इथाइल बोलना है। तो N अल्काइल, N अल्काइल, फिर क्या है? बेंजीन, बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। N, N के साथ अल्काइल, N अल्काइल, बेंजीन, इसको कहते हैं सल्फोनामाइड। तो N अल्काइल, बेंजीन, सल्फोनामाइड। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन की रिएक्शन जब हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ करते हैं तो वहां पे हमें एक कंपाउंड मिलता है। अब ये हमें, हमारा जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड हमारा क्या होगा? ये हमारा एक इनसॉल्युबल कंपाउंड होगा पानी में, इनसॉल्युबल, पानी में, ये पानी में घुल जाता, पानी में दिखेगा आपको। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, मतलब ऐसे उसका PPT बन जाएगा। अब क्या करना है? इसमें NaOH डालना है। क्या डालेंगे इसमें? NaOH डालेंगे। ठीक है, इसमें NaOH डालेंगे। NaOH डालने से क्या होता है? NaOH डालने से ये OH और ये, सॉरी, ये H और ये OH निकल जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे N, क्योंकि N ने H के इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तभी तो H प्लस निकला। N ने इलेक्ट्रॉन लिए तो N पे क्या चार्ज आ गया? माइनस, और ये Na पे क्या चार्ज होता है? प्लस। तो ये सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉल्ट। और सॉल्ट जो होता है वो पानी में घुल जाता है। ये पानी में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, घुल जाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? प्राइमरी एमिन लोगे और बेंजीन सल्फोनामाइड क्लोराइड लोगे, उनके बीच में से HCl निकलेगा, और जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड इनसॉल्युबल होगा पानी में, वैसा ही रहेगा, दिखेगा ही नहीं आपको पानी, दिखेगा मतलब ऐसा सॉलिड सॉलिड टाइप का PPT बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब आपने क्या करना है? उसमें NaOH डालना है। अब आप क्या करोगे? NaOH डालोगे, तो NaOH जैसे ही इस N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड में जाएगा तो वो H2O यहाँ बाहर हो जाएगा और एक सॉल्ट बन जाएगा, और वो सॉल्ट जो होता है हमेशा पानी में घुल जाता है। तो मतलब ये NaOH में फाइनली क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो प्राइमरी एमिन। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डाला,
एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिला जो पानी में नहीं घुल रहा है, उसमें आपने NaOH डाला, वो घुल गया पानी में। जब ऐसा होगा तो प्राइमरी एमीन, जब ऐसा होगा तो क्या होगा, प्राइमरी एमीन। ठीक है, अब यही चीज सेकेंडरी एमीन में करते हैं। सेकेंडरी एमीन में ये H है, ये Cl है, ये देखो HCl बाहर आ गया, बिल्कुल सही है। और ये हमारा कंपाउंड मिलेगा इनसॉल्युबल, पानी में नहीं घुल रहा है, ये पानी में नहीं घुल रहा है, ऐसे ही पानी में बैठा हुआ है। अब NaOH डालेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, NaOH डालेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें N पे तो H है ही नहीं। N पे जब H है ही नहीं तो OH के साथ कौन मिलेगा, वाटर कौन बनाएगा। यहाँ पे N के साथ कोई, सॉरी, यहाँ पे N के साथ कोई H ही नहीं है, तो ये आपका H2O बाहर निकलने की संभावना ही नहीं है, तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा ही नहीं। तो ये घुल ऐसे बैठा हुआ है पानी के अंदर, NaOH डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो, नॉट सॉल्युबल इन NaOH, पानी में ऐसे ही पड़ा रहेगा। NaOH डालेंगे तब भी वैसे ही पड़ा रहेगा, यानी कि NaOH में घुलेगा नहीं। तो ये NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा, यानी कि इनसॉल्युबल रहेगा NaOH में। ठीक है, NaOH में इनसॉल्युबल रहेगा। अब आते हैं, अब टर्शियरी अमीन की बात करते हैं। टर्शियरी अमीन में तो कोई H ही नहीं है, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ तो ये कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, ये वैसे ही पड़ा रहेगा। और ये NaOH के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा, NaOH के साथ तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है, लेकिन हाँ, NaOH के साथ कोई, ये तो घुल गया पानी में। ठीक है, ये पानी में ऐसे सॉल्ट बना लेगा। इसका ये वाला, ये क्या बना, ये क्यों बना, इसको समझते हैं। ये बना इसलिए क्योंकि यार ये करेंगे आपस में रिएक्शन, ये तो करेगा ही नहीं, ये करेगा ही नहीं इसके साथ। ये जो टर्शियरी अमीन है उसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। और टर्शियरी अमीन पानी में भी घुलता नहीं है, वो टर्शियरी अमीन भी ऐसे ही पड़ा रहेगा पानी में। अब डालो उसमें NaOH, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि N के पास तो H ही नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहेगा पानी में। लेकिन अगर आपने उसमें HCl डाल दिया, अगर आपने क्या डाल दिया उसमें, HCl डाल दिया, तब यहाँ पे क्या होगी, ये N क्या करेगा, H को देगा इलेक्ट्रॉन, Cl को भगा देगा, जा भाई Cl। इसने H को इलेक्ट्रॉन दिए तो ये H आ गया, अब इलेक्ट्रॉन दिए तो प्लस आ गया, Cl बाहर हो गया तो माइनस आ गया, तो ये सॉल्ट बन जाएगा। तो ये जो टर्शियरी अमीन है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, अपना वैसे ही पड़ा हुआ है। NaOH डाला तब भी कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप इसमें HCl डालोगे तुरंत घुल जाएगा, तुरंत घुल जाएगा। ये है टर्शियरी अमीन का नेचर। तो प्राइमरी अमीन का क्या है, आप हिंसबर्ग रिएजेंट डालोगे, अघुलनशील चीज बना दी उसने, इनसॉल्युबल चीज बना दी। NaOH डाला, घुल गया वो। ठीक है, सेकेंडरी अमीन, हिंसबर्ग डालोगे, अघुलनशील चीज बनाई, मतलब पानी में वैसे ही पड़ा हुआ है। ये जो बना ना बीच में, ये जो बना है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है नीचे पानी में, नहीं नहीं घुल रहा। NaOH डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ऐसे ही पड़ा रहेगा, यानी कि NaOH में इनसॉल्युबल। प्राइमरी अमीन NaOH में सॉल्युबल हो जाएगा। सेकेंडरी अमीन हिंसबर्ग डालने के बाद NaOH में सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, और टर्शियरी अमीन का क्या है, टर्शियरी अमीन तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, टर्शियरी अमीन वैसे ही पड़ा है, जो NaOH से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन HCl डाला तो टर्शियरी अमीन में वो हमारा एक सॉल्ट बना देता है, ये वाला सॉल्ट बनाएगा, ये वाला सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, क्वाटनरी सॉल्ट बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें 4 बॉन्ड बना रहा है ना वो, अमोनिया N। ठीक है, तो ये सॉल्ट बनाएगा और ये सॉल्ट पानी में घुल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अमीन्स को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को टेस्ट करने का तरीका है। तो ये हमारे ऑर्गेनिक का हो गया पेपर। अब हम इनऑर्गेनिक का एक पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर।